Hello students, this is the second video lecture for macroeconomics and our unit is GDP, its components and determinants. This is the 4th unit we are going to study and for today's lecture topic is propensity to consume. Basically आज की वीडियो लेक्चर में we are going to study what is propensity to consume, two types of propensity to consume, average propensity to consume and marginal propensity to consume, then linear and non-linear consumption function, relationship between APC and MPC. APC is average propensity to consume and MPC is marginal propensity to consume. Then factors determining consumption function. Basically two types of factors that determine consumption function. First is objective factors and second is subjective factors. Then we will see significance of consumption function and lastly measures to raise the propensity to consume. और इसके बाद हिंदी में भी उपभोग प्रवृत्ति दी हुई है जिसमें सभी प्रकार के सब टॉपिक्स जो इंग्लिश स्लाइड्स में दिया हुआ है उसको हिंदी पे भी मैंने लास्ट में दिया हुआ है। हिंदी में हम देखेंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध, रैखिक एवं गैर रैखिक उपभोग फलन के निर्धारक तत्व, उपभोग फलन का महत्व एंड फाइनली उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि के उपाय। So let's start है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। चूंकि कंजम्पशन फंक्शन डिपेंड करता है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम अपनी सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं स्पेंडिंग हैबिट्स, खर्च करने की जो आदतें हैं किसी इकोनॉमी में, वहां लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो लोग पैसा खर्च करते हैं तो उसको प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। और कंजम्पशन फंक्शन इज एक्सप्लेन्ड बाय एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है पीसी जिसको कह सकते हैं, ये दो टाइप का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। औसत उपभोग प्रवृत्ति एंड सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। फर्स्ट वी विल सी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज मींस औसत, टोटल जो वैल्यू होती है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके एवरेज वैल्यू निकाली जाती है। तो इस केस में एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू द टोटल इनकम। जो हमारा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है मींस सी, उसका टोटल इनकम मींस वाई से जो रेशियो होता है वो एपीसी कहलाता है। मींस किसी भी एक सर्टेन टाइम पीरियड में, मान लीजिए 1 ईयर के लिए हमें देखना है तो 1 ईयर में जो भी टोटल इनकम है और जो कंजम्पशन है इन दोनों का जो रेशियो निकालेंगे वो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाएगा। मींस टोटल इनकम से कंजम्पशन का रेशियो एपीसी कहलाएगा। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं एपीसी की कैरेक्टरिस्टिक्स। एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, मींस जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे कंजम्पशन घट जाता है, तो एपीसी भी घटता है। एपीसी भी चूंकि कंजम्पशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। एपीसी इज ग्रेटर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। इनकम बढ़ने के साथ एपीसी घटती जाती है। अगर एपीसी की वैल्यू 1 है इसका मतलब है कि जो भी इनकम आ रही है, 1 कब होगा इसका वैल्यू, जब जो इनकम है उतना ही कंजम्पशन है। मान लीजिए 100 इनकम 100 कंजम्पशन, तो जब इनकम कंजम्पशन बराबर हो जाता है तो एपीसी कितना हो जाएगा 1। कंजम्पशन ज्यादा है 200 है और इनकम 100 है, तो इस केस में हमारा एपीसी 1 से ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसा कब होता है, जब इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर होते हैं उस पॉइंट से पहले। उस पॉइंट से पहले कंजम्पशन ज्यादा होता है, ये कंजम्पशन लाइन है और ये इनकम लाइन है। कंजम्पशन हमारा ज्यादा होता है इनकम से, तो इस केस में एपीसी इज ग्रेटर देन 1, यानी इस पॉइंट के पहले एपीसी 1 से अधिक होती है, इस पॉइंट पर 1 के बराबर हो जाती है एपीसी और इसके बाद इस पॉइंट के बाद एपीसी 1 से कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा इनकम बढ़ जाता है और कंजम्पशन कम हो जाता है। तो यही बात इसमें लिखी हुई है कि एपीसी इज ग्रेटर देन 1 एज लॉन्ग एज कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम। जब तक कि कंजम्पशन यानी उपभोग आय से ज्यादा है उस केस में एपीसी 1 से अधिक होगा। एपीसी इक्वल टू 1 एट ब्रेक इवन पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, उसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। इसलिए क्योंकि वो पॉइंट दो वेरिएबल्स को दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देता है। मींस इस पॉइंट पर इनकम कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के बराबर है, इसीलिए इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और इस लाइन पर पड़ने वाले जो भी पॉइंट्स होंगे वो ब्रेक इवन पॉइंट्स होंगे जहां पर कंजम्पशन इनकम के बराबर है। थर्ड इज एपीसी इज लेस देन 1, एपीसी 1 से कम होगा जब इनकम से कम कंजम्पशन होगा। तो इस केस में जब हमारा सारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई उसके बाद इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन लाइन नीचे है और इस केस में एपीसी 1 से कम होगा। बियॉन्ड एट ब्रेक इवन पॉइंट, एपीसी ब्रेक इवन पॉइंट के बाद 1 से कम हो जाती है, यानी कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन, और एपीसी कभी जीरो नहीं हो सकती है क्योंकि कभी भी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता। कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता इसीलिए कभी एपीसी जीरो नहीं होता है और हमेशा ये कंजम्पशन लाइन जीरो से ऊपर होकर के उठती है। इफ द
average propensity to consume means APC increases, there will be a parallel upward shift of the consumption function curve and vice versa. अब इस पॉइंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी इकोनॉमी में ये हमारा कंजम्पशन कर्व, इनिशियल कंजम्पशन कर्व है, और अगर किसी समय इकोनॉमी में एपीसी बढ़ जाता है, मींस लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स बढ़ जाती है, लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो कंजम्पशन कर्व है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। इस केस में ये हमारी इनिशियल कंजम्पशन लाइन है, इकोनॉमी में इनकम लेवल बढ़ रहा है, इनकम लेवल बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, लोगों की हैबिट्स भी, खर्च करने की आदतें बदल रही हैं, और लोग अपनी इनकम का जो पहले मान लीजिए 50% खर्च करते थे, यानी कि एमपीसी मान लीजिए 0.5 था, मीन्स अपनी इनकम का 50% खर्च कर रहे थे, अगर ये चेंज हो गया और 60 और 70% पर आ गया, मीन्स अब लोग अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा खर्च करेंगे, तो अगर 100 रुपए की वृद्धि हो रही है तो पहले जहां 50 खर्च हो रहा था अब 60 होगा, अगले स्टेप में 70 होगा, मीन्स अगर एमपीसी बदल रही है, बढ़ रही है, तो क्या होगा, हमारा कंजम्पशन कर्व भी अब ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा खर्च यानी कि इनकम बढ़ने के साथ कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, हायर लेवल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये इस कर्व के ऊपर होगा। सेम सिचुएशन दूसरे केस में होगी जब हमारा एमपीसी कम हो जाता है, यानी लोगों की खर्च करने की आदतें, जैसे अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है, इसमें लोगों ने खर्च करना कम कर दिया, तो क्या हो रहा है, लोगों की जो स्पेंडिंग हैबिट्स हैं वो बदल गई, और मान लीजिए 50% था और ये 40% पर आ गया, इट मींस अब लोग अपनी इनकम का 40% ही खर्च कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो कंजम्पशन कर्व है वो नीचे को शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, अगर यहाँ पर था तो यहाँ आ जाएगा, अगर यहाँ था तो और इससे नीचे हो जाएगा, तो इसको कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ कंजम्पशन कर्व। ये शिफ्टिंग कब होगी, जब एपीसी चेंज हो जाएगा, और उस इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम किया जा रहा है, इन दोनों का रेशियो एपीसी कहलाता है। अब कंजम्पशन फंक्शन का एक दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप है जिसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब देखेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी। एमपीसी इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कंजम्पशन टू द चेंज इन इनकम, मींस इनकम में चेंज होने के कारण कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है, इनका रेशियो एमपीसी कहलाता है। अब इसमें हमने टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन को ना लेते हुए चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम लिया, और इसको लिखा जाता है एमपीसी इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा इज द सिंबल ऑफ चेंज, मींस जो भी चेंज हो रहा है कंजम्पशन में। फॉर एग्जांपल हमारी इनकम 100 रुपीज थी और हमारा कंजम्पशन उसमें से 50 रुपीज था, अगले केस में इनकम बढ़ करके 200 हो गई और हमारा जो कंजम्पशन है वो बढ़ करके 100 हो गया, तो एमपीसी इक्वल टू होगा चेंज इन कंजम्पशन। कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, 50 से 100 हो गया, इट मींस 50 का चेंज हुआ। इनकम में कितना चेंज हुआ, 100 से 200 हो गया, इट मींस 100 का चेंज हुआ, यानी कि 200 में से 100 को माइनस करेंगे, इधर 100 में से 50 को माइनस करेंगे तो 50 अपॉन 100, तो एमपीसी कितना हो जाएगा 0.5। तो चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन का रेशियो लेते हैं तो वो एमपीसी कहलाता है, अगर टोटल इनकम और टोटल कंजम्पशन का रेशियो लेते हैं तो वो एपीसी कहलाता है। इस केस में एपीसी क्या होगा, एपीसी विल बी 200 एंड 300, मींस टोटल इनकम 300 है, कंजम्पशन 150 है, तो ये एपीसी इक्वल टू 0.5, मींस एपीसी एमपीसी इक्वल है। तो ये एमपीसी है, और एमपीसी ही शॉर्ट रन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि शॉर्ट रन में जो लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज होती हैं, खर्च करने की आदतें बदलती हैं, उसका कंजम्पशन पर क्या फर्क पड़ता है, कंजम्पशन लेवल किसी इकोनॉमी में क्या होता है, ये एमपीसी से पता चलता है। एमपीसी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1। एपीसी कभी 0 नहीं होता है, एपीसी की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन एमपीसी की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में होती है। अगर चेंज इन इनकम का पूरा हिस्सा खर्च कर दिया गया तो एमपीसी की वैल्यू 1 होगी, मींस अगर 100 रुपए इनकम में चेंज हुआ और 100 रुपए खर्च कर दिया गया तो पूरा का पूरा अगर खर्च कर देते हैं तो एमपीसी 1 हो जाता है। अगर कुछ भी खर्च नहीं करते हैं, मान लीजिए 100 रुपए इनकम में जनरेशन हुआ और उसका 0% कंजम्पशन में खर्च हुआ तो एमपीसी 0 हो जाता है। अगर बढ़ी हुई इनकम में से कुछ खर्च नहीं करेंगे तो एमपीसी 0 होगा। तो इस तरीके से एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच, जो रिच पर्सन होते हैं उनकी तुलना में पुअर पीपल्स की एमपीसी ज्यादा होती है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनका इनकम लेवल कम होता है और जैसे जैसे उनकी इनकम में वृद्धि होती है वो अपनी इनकम का बड़ा भाग अपनी जरूरतों पर खर्च करते हैं। एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम, बट जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे एमपीसी गिरती है, कम होती है, क्योंकि एक लेवल के बाद लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जब इनकम बढ़ती है तो वो
तो उस बढ़ी हुई इनकम का कम हिस्सा खर्च किया जाता है, तो इसलिए एमपीसी आगे गिरती है। इफ एमपीसी इज कांस्टेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, कंजम्पशन कर्व विल बी लीनियर। अभी बताया कि इनकम कंजम्पशन कर्व लीनियर होता है, क्यों? क्योंकि एमपीसी डिफरेंट इनकम लेवल पर अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन्स अगर लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 कितना रेशियो है, तो ये रेशियो फिक्स रहता है। अगर ये रेशियो फिक्स है तो हमारा कंजम्पशन कर्व लीनियर होगा, यानी कि उसमें कोई स्लोप नहीं होगा। एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट एंड लॉन्ग रन, और कीन्स ने माना कि जो एमपीसी है वो लॉन्ग रन में कांस्टेंट रहती है, यानी लोगों की जो खर्च करने की आदतें हैं, जो लोगों की जिस तरह के लाइफ स्टाइल है, वो इजिली लॉन्ग रन में भी चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से ये हमारा एमपीसी हो गया। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमने पहले देख लिया। तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली डिफरेंस क्या है कि ये चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजम्पशन के रेशियो को दिखाता है, और एपीसी टोटल इनकम एंड टोटल कंजम्पशन के रेशियो को दिखाता है। ये इस कर्व की हेल्प से एमपीसी दिखाया हुआ है। एमपीसी को कैसे मेजर करेंगे? एक्चुअली एमपीसी किसी कंजम्पशन कर्व के स्लोप को बताता है। ये कंजम्पशन कर्व है, ये 45 डिग्री लाइन है, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन इक्वेलिटी है, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, इस पर कंजम्पशन इनकम के बराबर है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के पहले कंजम्पशन ज्यादा है और इस पॉइंट के बाद इनकम ज्यादा है। तो इस कर्व में ये 45 डिग्री की लाइन दिखा रही है y इक्वल टू सी प्लस एस, ये कंजम्पशन फंक्शन लाइन है, ये दिखा रहा है a प्लस सी बाई। तो इस कर्व की हेल्प से हम देखेंगे एमपीसी क्या है। ये हमारा 45 डिग्री लाइन है, यानी कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ये कंजम्पशन फंक्शन है, और ये कंजम्पशन फंक्शन दिखा रहा है c इक्वल टू a प्लस बी बाई। इसको बी बाई या सी बाई अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से लिखा है। तो बेसिकली ये एमपीसी है। इनिशियल लेवल पर कंजम्पशन यहाँ पर C0 और इनकम Y0 है, और ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट पर कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के बराबर है। अब अगर इकोनॉमी में इनकम लेवल बढ़ता है, Y0 से Y1 होता है, तो उस केस में कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन कंजम्पशन इनकम से कम अमाउंट में बढ़ेगा। तो हमारा जो कंजम्पशन है वो C0 से C1 हो गया। इट मीन्स कंजम्पशन में ये चेंज आया और इनकम में ये चेंज आया। तो एमपीसी के स्लोप को कैसे मेजर करेंगे? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट, इस पॉइंट के आगे हमारा ये वाला जो पॉइंट है ए, इस पॉइंट से जब हम एक टेंजेंट डालेंगे तो ये y अक्ष पर C1 और x अक्ष पर Y1 आएगा। तो इस केस में जब हम यहाँ से ये गैप मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा। तो कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ? डेल्टा सी, ये कंजम्पशन के चेंज को दिखा रहा है, ये डेल्टा सी। और इनकम में कितना चेंज हुआ? ये चेंज हुआ डेल्टा वाई। तो हम इसको एमपीसी को, ये जो ट्राइंगल है ये एमपीसी को बताता है, मींस एमपीसी कंजम्पशन कर्व के स्लोप को दिखाता है। तो इस तरीके से कर्व की हेल्प से हम एमपीसी को ज्ञात कर सकते हैं। नाउ लीनियर एंड नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले भी देख चुके हैं। व्हेन इनकम इंक्रीज देयर इज मूवमेंट अलोंग द सेम कंजम्पशन फंक्शन। जब इनकम इंक्रीज होता है, इनकम बढ़ता है, तो क्या होता है? सेम कर्व पर ही इंक्रीजमेंट हम दिखाते हैं, यानी कि सेम कर्व आगे को जाता है, मींस कर्व शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन जब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज हो जाती है, उस केस में हमारा कर्व शिफ्ट हो जाता है ऊपर या नीचे। तो ये याद रखना है हमको कि जब इनकम चेंज होती है तो मूवमेंट होता है उसी कर्व पर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चले जाते हैं। लेकिन जब एपीसी चेंज हो जाती है तो हमारा कर्व शिफ्ट हो जाता है डाउनवर्ड और अपवर्ड। सो देयर आर टू पॉसिबल शेप्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन के दो तरह के पॉसिबल शेप्स होते हैं, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन एंड नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन उस केस में होता है जब हमारी एमपीसी कांस्टेंट होती है, मींस स्पेंडिंग हैबिट्स मान लीजिए 0.5 है, तो उस केस में यानी कि एमपीसी क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मींस जो इनकम चेंज हो रही है, मान लीजिए 100 रुपए इनकम बढ़ोतरी हो गई तो उसके कारण कंजम्पशन 50 हुआ, तो हमारा एमपीसी हो गया 0.5। अगेन जब हमने एमपीसी 0.5 है, तो एमपीसी 0.5 होने का मतलब है कि आगे जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में इनकम बढ़ेगी उसका 0.5 हिस्सा ही खर्च होगा। मींस अगर हमारा 500 रुपए बढ़ गया है तो 500 का 0.5 या 50% होता है 250। तो इस केस में हम 250 ही खर्च करेंगे और 250 सेव करेंगे। तो इस केस में जब एमपीसी कांस्टेंट होती है तो उस केस में हमारा जो इनकम बढ़ने पर जो कंजम्पशन कर्व आता है वो लीनियर होता है, मींस एक सीधी स्ट्रेट लाइन के रूप में अपवर्ड स्लोपिंग होता है। लेकिन अगर एमपीसी इनकम बढ़ने के साथ या घटने के साथ चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है, तो उस केस में हमारा जो कंजम्पशन कर्व है नॉन लीनियर होगा, मींस वो उसमें एक स्लोप होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारा एमपीसी 0.5 है तो जो भी इनकम बढ़ेगी उसका 50% खर्च करेंगे। मान लीजिए
हमारा 100 रुपए इनकम पे 50 रुपए खर्च किया, इस केस में 50 रुपए खर्च किया। अब आगे जब फिर से इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा, तो एमपीसी 0.5 की जगह अगर 0.4 हो गया, मीन्स घट गया, तो बढ़ी हुई इनकम का केवल 0.4 यानी कि 0.4 रेशियो में ही खर्च करेंगे। तो अगले स्टेप में जब इनकम में 100 रुपए की बढ़ोतरी होगी तो हम 40 ही खर्च करेंगे। तो इस तरीके से हम जो हमारा कर्व ऐसे सीधे ऊपर जा रहा था ये थोड़ा झुक जाएगा। और अगर एमपीसी और गिरता है तो और ये इस तरीके से ये एक्स एक्सिस पर कॉनकेव होते हुए आगे बढ़ेगा। तो इस केस में ये होता है नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। ये डिपेंड करता है एमपीसी पर और इसका स्लोप एमपीसी से ही डिसाइड होता है। अगर ये एमपीसी बढ़ता है तो ये ऊपर जाएगा, और अगर कम होता है तो ये ऐसे नीचे आएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये इस तरह का कर्व कहलाता है नॉन लीनियर कर्व। बेसिकली एमपीसी की टेंडेंसी होती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ये कम होती जाती है, तो इसलिए हमारा ये कंजम्पशन फंक्शन एमपीसी के डिक्लाइन होने के साथ इस शेप में होता है कंजम्पशन कर्व। तो ये लीनियर और नॉन लीनियर कंजम्पशन फंक्शन हो गया। अब रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एपीसी एमपीसी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है, पूछा जाता है एग्जाम्स में कि एमपीसी और एपीसी के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो एमपीसी इज द रेट ऑफ चेंज इन एपीसी। एमपीसी क्या बताता है, एपीसी में क्योंकि एपीसी का संबंध लॉन्ग रन स्पेंडिंग हैबिट से होता है, यानी कि टोटल इनकम का टोटल कंजम्पशन से रेशियो लेते हैं, और ये चेंज इन इनकम का चेंज इन कंजम्पशन से रेशियो है। तो ये शॉर्ट रन इनकम चेंज के साथ कंजम्पशन में होने वाले चेंज को दिखाता है, और फर्दर यही चेंज बाद में एपीसी में इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए एमपीसी इज द रेट ऑफ चेंज इन एपीसी। एपीसी में जो चेंज हो रहा है उसका रेट एमपीसी से ही डिसाइड होता है। विथ इंक्रीजिंग इनकम बोथ डिक्रीज बट एमपीसी फॉल्स मोर देन टू एपीसी। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है, इनकम बढ़ती है, तो एपीसी और एमपीसी दोनों घटते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इनकम का कम हिस्सा खर्च किया जाता है बढ़ी हुई इनकम का। तो एपीसी और एमपीसी दोनों घटते हैं, लेकिन एमपीसी अधिक तेजी से घटता है। मान लीजिए पहले इनकम 100 रुपए बढ़ी थी, उसका 50 खर्च किया, अगले केस में जब एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया तो फिर अगर 100 रुपए बढ़ेगी 30 रुपए ही खर्च किया जाएगा, मीन्स इससे कम होगा। अगले राउंड में इसका और कम हो जाएगा, मीन्स 25 रुपए ही खर्च किया जाएगा, और इस तरीके से दोनों गिरती है। और एपीसी चूंकि सबका एवरेज होता है, और एमपीसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, और तो इसीलिए ऑब्वियसली जो एमपीसी है वो तेजी से गिरती है एपीसी की तुलना में। विथ डिक्रीजिंग इनकम बोथ इंक्रीज बट एमपीसी इंक्रीज मोर देन टू एपीसी। अगर किसी केस में हमारा इनकम घट रहा है, कम हो रहा है, एमपीसी और एपीसी दोनों इंक्रीज होंगी, क्योंकि अगर हमारी इनकम कम हो रही है तब भी हमने जो एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया है उतना खर्च हम हर हाल में करते हैं, यानी कि अपनी बेसिक नीड को पूरा करते हैं। तो ऐसे केस में हमारा एमपीसी और एपीसी मींस इनकम से जो कंजम्पशन का रेशियो है वो बढ़ जाता है, लेकिन एमपीसी अधिक तेजी से बढ़ता है। सेम केस यहाँ पर है, क्योंकि एपीसी तो एवरेज दिखाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिखाता है, तो इसलिए एमपीसी अधिक तेजी से बढ़ जाती है एपीसी की तुलना में। एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट इन शॉर्ट रन एंड एमपीसी इज लेस देन एपीसी। एमपीसी रिमेन्स कांस्टेंट इन शॉर्ट रन, एमपीसी अल्पकाल में अपरिवर्तित होती है, कोई चेंज नहीं होता है। मीन्स अगर 0.6 है तो ये 0.6 ही रहेगी, हर स्टेप पर हम इतना ही इनकम का रेशियो किसी इकोनॉमी में किया जाएगा। एंड एमपीसी इज लेस देन एपीसी, और एमपीसी हमेशा एपीसी से कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी जो एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन है, वो इनकम के साथ कम होता जाएगा। तो ऑब्वियसली एमपीसी हमारी कम होगी शॉर्ट रन में, और एपीसी चूंकि एक पूरे गिवन टाइम पीरियड के लिए होता है तो ये ज्यादा होगा, एमपीसी अधिक होगा एपीसी से। लेकिन लॉन्ग रन में दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। एमपीसी इज यूजफुल इन शॉर्ट रन एनालिसिस वेयर इज एपीसी इज यूजफुल फॉर लॉन्ग रन एनालिसिस। जब हमें शॉर्ट रन में इकोनॉमी को एनालिसिस करना होता है, चेंजेस देखने होते हैं, तो हम एमपीसी को देखते हैं, लेकिन लॉन्ग रन स्टडी के लिए या लॉन्ग रन एनालिसिस के लिए हम एपीसी को ही कंसिडर करते हैं। तो ये इन दोनों में एपीसी और एमपीसी में डिफरेंस हो गया। बेसिकली दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, बट टाइम के हिसाब से उसमें थोड़ा सा चेंज है। अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंजम्पशन फंक्शन, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इकोनॉमी में जो कंजम्पशन फंक्शन को डिटरमाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू कीन्स टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स डिटरमाइन कंजम्पशन। किसी भी इकोनॉमी में कंजम्पशन को निर्धारित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको कीन्स ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स यानी कि वस्तुनिष्ठ तत्व जिसको कहते हैं, और सब्जेक्टिव फैक्टर्स जिसको व्यक्तिनिष्ठ कारक कहते हैं या तत्व कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स क्या है? ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स मीन्स वो फैक्टर्स जो किसी इकोनॉमी में सबको इक्वली इफेक्ट करते हैं। द फैक्टर्स दैट आर कैपेबल ऑफ रैपिडली चेंजिंग द शेप,
मीन्स ऐसे फैक्टर जो हमारे कंजम्पशन कर्व को रैपिडली चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। एंड अमाउंट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट द सीसी, सीसी मीन्स कंजम्पशन कर्व, और कंजम्पशन के अमाउंट को भी चेंज कर देते हैं और इससे हमारा कंजम्पशन फंक्शन जो कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। ऐसे फैक्टर्स ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाते हैं और ये सब पर इक्वली इकोनॉमी में इफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट ऐसा फैक्टर है साइज ऑफ इनकम। इकोनॉमी में इनकम का लेवल बढ़ने और घटने से कंजम्पशन भी घटता और बढ़ता है। सब्सटेंशियल चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर एक व्यापक चेंज आता है, बड़े पैमाने पर चेंज हो जाता है, तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज हो जाने के कारण भी कंजम्पशन चेंज हो जाता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया तो लोग अपने पैसे को सेव करेंगे ज्यादा पैसा और कंजम्पशन पर कम खर्च करेंगे। और इसका अपोजिट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत घट गया तो लोग बैंक में बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अपना पैसा रखने की बजाय उस पैसे को कंज्यूम करेंगे अपनी नीड्स को पूरा करने में। प्राइस लेवल, अगर प्राइस लेवल बहुत हाई है तो कंजम्पशन कम हो जाएगा ऑटोमेटिक, और लो प्राइस लेवल पर कंजम्पशन अधिक होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इकोनॉमी में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, मीन्स ज्यादातर पैसा कुछ ही लोगों के पास एकत्रित है, धन का असमान वितरण है, तो इस केस में क्या होगा, कंजम्पशन चेंज हो जाएगा। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल होता है तो कंजम्पशन लेवल हाई होगा क्योंकि सभी के पास इनकम होगी खर्च करने के लिए। लेकिन अगर इनकम कंसंट्रेटेड होगी, कुछ केवल कुछ पर्संस के पास वेल्थ एक्युमुलेट हो जाएगा, तो उस केस में अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कंजम्पशन लेवल कम हो जाता है। प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर लोगों की खर्च बचाने की आदतें अधिक हैं, प्रवृत्ति अधिक है, प्रोपेंसिटी टू सेव, तो ऐसे केस में भी कंजम्पशन कम हो जाएगा। टेस्ट एंड फैशन, टेस्ट एंड फैशन के चेंज होने से कंजम्पशन पर फर्क पड़ता है। फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, फिस्कल टैक्सेशन से रिलेटेड पॉलिसीज है, अगर गवर्नमेंट हायर टैक्स इम्पोज कर देती है तो उस केस में कंजम्पशन कम हो जाता है। अगर टैक्स रेट कट कर देती है गवर्नमेंट तो कंजम्पशन बढ़ जाता है। सडन गेन्स और लॉसेस और विंडफॉल गेन्स और लॉसेस, विंडफॉल गेन्स और लॉसेस का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जब कोई एक अचानक ऐसा चेंज आता है जिसके कारण इनकम बहुत बढ़ या घट जाती है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है तो जो नेशनल इनकम है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसमें बहुत गिरावट आ गई, और इस गिरावट के कारण क्या हुआ, इसको कहते हैं विंडफॉल गेन्स और लॉसेस। अगर मान लीजिए भारत ने इसके पहले वॉर हुए थे चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो उस समय भी जब असामान्य एबनॉर्मल कंडीशंस आ जाती है और उस केस में अचानक कुछ बहुत लाभ या हानि हो जाती है तो भी कंजम्पशन चेंज हो जाता है। अगर लाभ होता है तो कंजम्पशन बढ़ जाता है और लॉस होता है अगर तो कंजम्पशन घट जाता है। डिविडेंड मींस कॉर्पोरेट पॉलिसी, अगर डिविडेंड मींस होता है कि जो कॉर्पोरेट्स के द्वारा अपने प्रॉफिट का जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है। अगर ये ज्यादा है, कॉर्पोरेट्स पॉलिसी ऐसी है कि लोगों को ज्यादा रिटर्न मिल रहा है तो कंजम्पशन बढ़ेगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, अगर फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर चीज का प्राइस बहुत राइज या लो होने की अगर चांसेस है, एक्सपेक्टेशंस है, तो उस हिसाब से भी कंजम्पशन बढ़ेगा घटेगा। फॉर एग्जांपल, लोगों को आज पता चलता है कि 4 महीने बाद कार्स की प्राइस में एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, कार परचेज करने का प्लान पोस्टपोन करके फ्यूचर में खरीदेंगे। और अगर उनको एक एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बहुत राइज होने वाला है तो वो आज ही उस वस्तु को या उस कमोडिटी को परचेज कर लेंगे। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कंजम्पशन को चेंज कर देती हैं। एज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, अगर किसी इकोनॉमी में ओल्ड एज पीपल्स ज्यादा हैं तो उस केस में कंजम्पशन ऑटोमेटिक कम होगा, और अगर कम एज ग्रुप के लोगों की संख्या ज्यादा है किसी इकोनॉमी में तो वहां पर ऑटोमेटिक कंजम्पशन लेवल हाई होगा। स्टॉक ऑफ वेल्थ, अगर किसी इकोनॉमी में पहले से वेल्थ का एक्युमुलेशन करके रखा है, पहले से धन काफी जमा करके रखा है, जैसे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज ऑलरेडी रिच है, वेल्दी कंट्रीज माने जाते हैं, तो उस वहां पर कंजम्पशन लेवल ज्यादा होगा रादर देन पुअर कंट्रीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज। तो इस तरीके से ये जो फैक्टर्स हैं ये किसी इकोनॉमी में हमारे कंजम्पशन कर्व को शिफ्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, और ये सारे फैक्टर्स मींस जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं इनके कारण हमारा कंजम्पशन कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो सकता है। अदर फैक्टर्स आर सब्जेक्टिव फैक्टर्स, मींस जो व्यक्ति विशेष से रिलेटेड होते हैं। द फैक्टर्स विच मे चेंज द स्लोप, रेट ऑफ चेंज और एमपीसी एंड पोजीशन एपीसी ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, मींस ऐसे सभी फैक्टर्स जो स्लोप भी चेंज कर सकते हैं और पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। मींस इसका जो स्लोप है वो भी चेंज हो सकता है और इसकी पोजीशन भी चेंज हो सकती है। तो ऐसे सभी फैक्टर्स सब्जेक्टिव फैक्टर्स कहलाते हैं जो शेप एंड पोजीशन दोनों को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। दे इंड्यूस्ड पीपल फॉर मोर सेविंग रादर देन स्पेंडिंग, और बेसिकली ऐसे सभी फैक्टर्स होते हैं जो वो लोगों को ज्यादा बचत करने के लिए मोटिवेट करते हैं खर्च करने के बजाय, और इसीलिए सब्जेक्टिव फैक्टर्स कंजम्पशन को
जनरली रिड्यूस कर देते हैं, कंजम्पशन कम हो जाता है सब्जेक्टिव फैक्टर्स के कारण। तो ऐसे कौन कौन से कारण है? फर्स्ट वन इज स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मीन्स होता है कि मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंजेस आते हैं उसके कारण जो लोग उससे प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से लोग पैसे को अपने पास बचा के रखते हैं और कंजम्पशन को कम करते हैं। इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी में फर्दर पैसा इन्वेस्ट करना है, विनियोग करना है, तो ऐसे केस में जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा बचाते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, इकोनॉमी में अगर वेल्थ एक्यूमुलेशन की टेंडेंसी है, लोग संपत्ति को जमा करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहती हैं, तो ऐसे केस में कंजम्पशन कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर बेरोजगारी बढ़ गई है बहुत ज्यादा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा खर्च करने के लिए, तो कंजम्पशन घट जाएगा। एंटीसिपेटेड फ्यूचर नीड्स जैसे डेट्स, एजुकेशन आदि, अगर आपको फ्यूचर में कुछ ऐसी पूर्व निर्धारित खर्च हैं जो प्री डिटरमाइंड खर्च हैं, जैसे आपने लोन लिया है तो उसको चुकाना है, फ्यूचर में एजुकेशन पर खर्च करना है, तो कुछ ऐसी फ्यूचर नीड्स हैं अगर, तब भी आप प्रेजेंट में कंजम्पशन कम रखेंगे और पैसे को सेव अधिक करेंगे। इंडिपेंडेंस मीन्स फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी पर निर्भर न रहे, तो ऐसे में लोग आज की डेट में सेविंग करते हैं ताकि फ्यूचर में वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सके। जैसे जो पर्सन होते हैं वो अपने भविष्य के लिए अपने पैसा बचा के रखते हैं ताकि वो फ्यूचर में इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली हो जाए, तो तब भी वो प्रेजेंट में कंजम्पशन कम करते हैं। अनफॉर्सीन कंटिजेंसीज मीन्स होता है कि जो अनिश्चित समस्याएं हैं फ्यूचर में आने वाली है, जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस मीन्स बीमारी या कोई समस्या घर में आ गई है, तो इस तरीके की अनफॉर्सीन कंटिजेंसीज के लिए लोग पैसा बचा करके रखते हैं, सेव करते हैं और कंजम्पशन कम करते हैं। और दूसरा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है ग्रेटर कंजम्पशन इन फ्यूचर, क्वालिटी ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए। फ्यूचर में लोग कुछ ऐसी उम्मीद करते हैं कि आज पैसा सेव करेंगे फिर कल हम बहुत अच्छे से रहेंगे, बड़ा सा घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, इस तरह की उनकी जो फ्यूचर में अपने कंजम्पशन लेवल को बढ़ाने और एक क्वालिटी लाइफ जीने की अगर इच्छा होती है, तो इसलिए भी लोग अपने पास पैसा बचा के रखते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं और ये इकोनॉमी में कंजम्पशन लेवल को घटा देते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स। लेकिन कुछ सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऐसे हैं जो इकोनॉमी में कंजम्पशन को बढ़ाते भी हैं, जैसे फर्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट प्रदर्शन प्रभाव मीन्स वो होता है जब लोग शो ऑफ करने के लिए ज्यादा खर्च करते हैं, तो इस तरीके से जैसे पड़ोसियों को दिखाने के लिए लोग ज्यादा खर्च करते हैं, या डेवलपिंग कंट्रीज के लोग डेवलप्ड कंट्रीज के लोगों की लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं और अधिक पैसा खर्च करते हैं अपनी लग्जरीज में, तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहलाता है। ये सब्जेक्टिव फैक्टर है और इकोनॉमी में क्या होता है, कंजम्पशन को बढ़ा देता है। और हैबिट्स ऑफ स्पेंडिंग मीन्स अगर लोगों की खर्च करने की आदतें, अधिक खर्च करने की आदतें हैं, तो ऐसे केस में भी क्या होता है, कंजम्पशन बढ़ जाता है। लेकिन बेसिकली सब्जेक्टिव फैक्टर्स इकोनॉमी में कंजम्पशन को रिड्यूस कर देते हैं, रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, घटा देती हैं। तो इस तरीके से ये कंजम्पशन को डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। किन्स ने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। क्या इंपॉर्टेंस इसका? कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन डिसप्रूव्स सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट जिसमें कहा जाता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड और अनएम्प्लॉयमेंट और ओवर प्रोडक्शन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये कीन्स ने इसको ग्रेट डिप्रेशन के दौरान डिसअप्रूव कर दिया। तो कंजम्पशन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेल्स लॉ ऑफ मार्केट को डिसअप्रूव कर देता है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। आगे हम लोग देखेंगे कि कीन्स ने एक मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट दिया जो एमपीसी से ही डिटरमाइंड होता है, 1 माइनस एमपीसी। फर्दर क्लासेस में हम इसको देखेंगे। तो गुणक यानी कि मल्टीप्लायर को समझने में भी कंजम्पशन फंक्शन हेल्प करता है। बिना कंजम्पशन फंक्शन के हम गुणक को नहीं समझ सकते। हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग सेविंग फिनोमेना। जो सेविंग फिनोमेना है कि लोग अपनी इनकम नीड्स में खर्च कर रहे हैं, कितना मींस कितना कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पार्ट सेव कर रहे हैं, तो इस फिनोमेना को समझने में कंजम्पशन फंक्शन हमको हेल्प करता है। इंपॉर्टेंस टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड आउटपुट बढ़ाने में कंजम्पशन का बहुत मेन रोल होता है। जो 4 सेक्टर्स हैं उसमें कंजम्पशन एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को पॉलिसी फ्रेम आउट करने में भी कंजम्पशन फंक्शन बहुत हेल्प करता है। और ट्रेड साइकिल के कारण जो फ्लक्चुएशंस इकोनॉमी में आती हैं, जो लोगों की स्पेंडिंग हैबिट्स चेंज होती हैं मंदी में या तेजी में, तो उस केस में किस तरीके से प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम चेंज हो रही है और उसका टोटल कंजम्पशन पर क्या फर्क पड़ेगा और इनकम में कितना चेंज आएगा, इस बात का पूर्व में अनुमान लगाने के लिए कंजम्पशन फंक्शन की मदद ली जाती है। तो इस तरीके से कंजम्पशन फंक्शन का एम्प्लॉयमेंट, इनकम और आउटपुट डिटर्मिनेशन में और गवर्नमेंट पॉलिसीज के फॉर्मेशन में बहुत बड़ा रोल है।
नेक्स्ट इज मेजर्स टू रेज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किसी इकोनॉमी में अगर कंजम्पशन लेवल कम है तो उस इकोनॉमी में इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतना ही कम होगा। और कीन्स ने बताया कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ाने के लिए कंजम्पशन को बढ़ाना मस्ट है। वर्तमान समय में कोरोना क्राइसिस के कारण जब ग्रोथ रेट बहुत डिक्लाइन कर गया, गिर गया, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट इसी बात पर जोर दे रही है कि एनी हाउ कंजम्पशन, स्पेंडिंग हैबिट्स है, खर्च करने की आदतें बढ़ाना। जनरली आप लोगों ने भी ये न्यूज़पेपर और में पढ़ा होगा, जाना होगा कि गवर्नमेंट खर्च बढ़ाने को, एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रही है, डिफरेंट फैसिलिटीज दे रही है ताकि एक्सपेंडिचर बढ़े, और ये एक्सपेंडिचर ही आगे इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और इसीलिए एक्सपेंडिचर बढ़ाने यानी कंजम्पशन बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंजम्पशन को रेज करती हैं, बढ़ा देती हैं? सबसे पहला रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर इनकम इनइक्वालिटी है, कुछ ही लोगों के पास धन केंद्रित है, ज्यादातर जनसंख्या गरीब है, तो ऐसे केस में कंजम्पशन कम होगा। तो इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, यानी कि गवर्नमेंट तमाम ऐसी डिफरेंट टाइप की ऐसी पॉलिसीज बनाए ताकि लोगों को रोजगार मिले, गरीबों के पास पैसा पहुंचे। सोशल सिक्योरिटी, जो पुअर पीपल्स हैं उनको डिफरेंट टाइप की सोशल सिक्योरिटीज दी जाए, जैसे बीमा दिया जाए, मुफ्त पेंशन, बेरोजगारी भत्ते जैसे अलाउंसेस दिए जाए, ताकि वो अपने को सिक्योर फील करें और अपने खर्च करने की हैबिट्स को अपने मेंटेन कर सके। क्रेडिट एक्सपेंशन, ऋणों का विस्तार किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोन ले सके और अपनी नीड्स को पूरा कर सके, इकोनॉमी में खर्च कर सके। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मीन्स होता है शहरीकरण। शहर में जनरली ऐसा एक टेंडेंसी होती है कि लोगों की जो एक्सपेंडिचर हैबिट्स है वो ज्यादा खर्च करने की होती हैं, और गाँव में लोग कम खर्च करते हैं। तो इसी के कारण शहरीकरण किया जाए, मीन्स ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाए जिससे लोग अधिक खर्च करें। चेंज इन फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट अपनी मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी में चेंज करे, टैक्सेशन कम करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिमिट में रखे जिसके कारण लोगों के पास पैसा पहुंचे और लोग खर्च करें। तो इस तरीके से ये ऐसे मेजर्स हैं जिसके कारण इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर मीन्स कंजम्पशन को बढ़ाया जा सकता है। कंजम्पशन फंक्शन वाले चैप्टर से इतना ही देखना है। अब यहाँ पर जो टॉपिक्स हमने इंग्लिश में देखे हैं, सेम कंटेंट हिंदी में भी दिया हुआ है। देन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति एंड सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में संबंध, रैखिक एवं गैर रैखिक उपभोग फलन और उपभोग फलन के निर्धारक तत्व। ये वस्तुनिष्ठ तत्व है और ये व्यक्तिनिष्ठ तत्व है। उपभोग फलन का महत्व क्या है और उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि के उपाय क्या हैं। So that's the end of this video lecture.